हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो एक्सपेरिमेंट होंगे सारे एक्सपेरिमेंट को हम एक एक क्लियर करेंगे और इसमें जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे हम हर टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करेंगे और जितने भी टाइप्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नेम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी वायर के अंदर क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं तो वो वायर गर्म होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि वो गर्म हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट हो रहा है उसमें। जैसे कि हम हीटर है, वाटर हीटर है, उसमें जब हम करंट पास करवाते हैं तो क्या करने लगता है, वो गर्म होने लगता है, जैसे पानी गर्म होने लगता है। या फिर जो हमारे यहाँ प्रेस है, जब उसमें हम करंट पास करवाते हैं तो वो प्रेस क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। जैसे मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपने 7th क्लास में ये भी पढ़ा था आपने। तो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब हम किसी भी सॉफ्ट टायर में क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं तो पूरा का पूरा कैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह है। तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम जो मोटर्स होती हैं, मोटर्स के अंदर छोटी छोटी मैग्नेट, मोटर के अंदर मैग्नेट रखी रहती हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ आपने देखोगे वायर्स लपड़े रहते हैं, वायर लपड़े रहते हैं। जब हम उसके अंदर करंट पास करवाते हैं तो वो वायर होते हैं, वो किसके होते हैं, आयरन के होते हैं। तो बिहेव करने लगती है वो मैग्नेट जैसा, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो घूमने लगती है मोटर। तो यही उसी तरीके से हमें बात करनी है अभी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिक करंट। देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, जब हम किसी सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं आगे बात करूंगा कैसा सॉल्यूशन लेना है। अगर हम सॉल्यूशन में क्या करवा दें, करंट पास करवा दें, क्या हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, करंट पास करवा दिया। जब हम इसमें करंट पास करवा दें, अब उस सॉल्यूशन के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को हम, जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप पूछोगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें। देखो या तो हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कलर चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कुछ स्मेल चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है बबल साउंड निकलने लगे। ठीक है, ऐसे चेंजेस आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉसेस द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर हम किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट को पास करवा दें तो उस केमिकल में कुछ चेंजेस आने लगे तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या हो रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे ना पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो इसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कैसे बोलते हैं, एक क्लोज्ड पाथ हो जिसके अंदर करंट हमारा फ्लो कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड पाथ दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ऐसा क्लोज्ड पाथ किसे बोलेंगे हम, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक ऐसा पाथ जिसके अंदर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट भी तो होना चाहिए, क्या होता है, टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर फ्लो कर जाएं, या फिर क्या लगते हैं, चार्ज कैरियर्स फ्लो कर जाएं। चार्ज कैरियर्स यहाँ पे लिख देना, चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर, जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स फ्लो कर जाएं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो हमारे पास क्या है, ये बैटरी है, ठीक है,
ये हमारे पास एक बैटरी ले ली हमने और यहाँ पे हमने एक बल्ब ले लिया, ठीक है, ये हमने बल्ब को ग्लो करवा लिया और एक हमने यहाँ पे एक स्विच ले ली, ठीक है, हमने स्विच ऐसी बना ली। तो अब ये पूरा सर्किट बन चुका है, ये देखो ये पूरा ये पिक्चर बन चुकी है, ये पूरा डायग्राम बन चुका है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से जाता हुआ जा रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, ये पूरा डायग्राम है, ये जो पूरा क्लोज्ड पाथ बन चुकी है, इसके अंदर अब करंट फ्लो कर सकता है। अभी देखो यदि हमने इसको तोड़ दिया तो क्या ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट कब बोलेंगे, जब हमारा पूरा क्लोज्ड पाथ हो, तभी तो उसके अंदर करंट फ्लो कर पाएगा, तो हम उसे इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब कंडीशन की क्या जरूरत होती है, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है जिससे करंट फ्लो कर पाए। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हम यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशंस जिसमें करंट फ्लो कर पाए। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए, हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स यानी कि हमारे पास एक बैटरी होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सोर्स, ठीक है, सोर्स यानी कि बैटरी होना चाहिए या फिर सेल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए जो पाथ है वो टूटा नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे अनब्रोकन पाथ है वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए। और तीसरे केस में हमको एक वायर होना चाहिए। वो वायर कैसा होना चाहिए, देखो वायर तो बहुत से टाइप के ले लेंगे। अब वायर वो मेटल का वायर होना चाहिए, हम चाहे जैसा वायर नहीं यूज कर सकते, मेटल के वायर में ही करंट फ्लो करता है, जो हम आगे बात करते हैं, अभी इसके बाद ही हम बात करेंगे। तो तीसरा केस क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मेटल का वायर होना चाहिए, मेटल वायर, ठीक है। तो ये इन चीजों की जरूरत से हम कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास वायर हम किस तरीके का होना चाहिए, उन वायर का नेमिंग क्या होगा। मान लो जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस वायर को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा लकड़ी है, लकड़ी के अंदर हमारा करंट फ्लो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे कि लोहा है, उसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले ये आप नोट करो, मैं रफ करता हूं और आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। तो अब हम बात करेंगे कि किस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, और किस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करनी है कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जा रही है तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। और इंसुलेटर्स किसको बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स की बात करता हूं, ठीक है, और बाकी की बात आगे करेंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करेंगे आयरन, ठीक है, या फिर ले सकते हैं कॉपर, या फिर आप ले सकते हो सिल्वर, इनके अंदर क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। या फिर ले सकते हो आप गोल्ड, या फिर आप ले सकते हो सी वाटर, सी जो समुद्र का पानी होता है ना, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी इसका आज को मैं आगे और बताऊंगा क्यों हो जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो जाती है। देखो इसका रीजन लिखना, नोट है, ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लिख सकते हैं फ्री आइंस होते हैं। अब आप कहोगे फ्री आइंस मतलब, फ्री आइंस क्या होते हैं। फ्री आइंस का कहने का मतलब है, इसके अंदर मान लो ये हमारे एक वायर है, मैंने जूम कर लिया बहुत जगह, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कहीं भी घूमते रहते हैं इधर उधर। मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमने इस पॉइंट से बना दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरीके से, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। अब जैसे ही हम इनके पास सोर्स यानी कि बैटरी लगाएंगे तो एक डायरेक्शन में ये इस तरीके से मूव करने लगते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो जस्ट मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ही हमने सोर्स बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये आगे मूव करने लगते हैं, तो इनको कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड, कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड।
इसके अंदर क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब है आपस में चिपके रहते हैं, टाइटली चिपके रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से चिपके रहते हैं, तो ये मूव नहीं कर पाते, बिल्कुल चिपके रहेंगे ना, इधर उधर हिल नहीं पाते। तो इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर नहीं जा पाते, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। लेकिन जो हमारे कंडक्टर्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहते हैं। कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिसके कारण जब हम सोर्स अप्लाई या फिर कोई एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं तो ये एक किसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं, जस्ट अभी हाल मैं बता रहूँगा। और जो हमारे मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर। जितने भी सारे मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। गुड कंडक्टर्स उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके अंदर इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जा रही है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो इंसुलेटर की तरह होते हैं। अभी आप क्या होते हैं, नॉन मेटल या इंसुलेटर, आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस इतना याद रखो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है, वो आपकी पेंसिल है, वो ब्लैक कलर की जो पेंसिल के अंदर निप रहती है जिससे आपकी राइटिंग लिखते हो, तो उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, ठीक है, एक्सेप्शन में हमने लिख देंगे ग्रेफाइट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आप अपने घर पे ही देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप बोर्ड ले सकते हो, कोई भी लकड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। या फिर आप ले सकते हो ऑयल, या फिर बोल सकते हो प्लास्टिक, ठीक है, या फिर प्लास्टिक हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले लो आप, रबड़ ले लो और ETC। इसके तो बहुत सारे हमारे घर पे एग्जाम्पल। या फिर क्लॉथ हो जाएगा, क्लॉथ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। देखो अब आपको डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट हो रहा है, ये ऑयल है, ये क्या है, एक लिक्विड है, इस लिक्विड में तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, लेकिन ये जो हमारा सी वाटर था इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो जा रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ाएगा किस सब्सटेंस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और किस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं, और जिस सब्सटेंस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही उसको हम इंसुलेटर कर बोल देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। तो ना मैं इसको रफ कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैंने ये रफ कर दिया। आई होप अब आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आप हेडिंग डालो, हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सिटी का मतलब होता है शहर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का शहर। इलेक्ट्रॉन्स का शहर में यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। टॉपिक को समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो तो ये मान लेते हैं हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है और ये हमने मान ली यहाँ पे हमारी स्विच है, ठीक है। अब हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक बैटरी ले ली, इस तरीके से हमने एक यहाँ पे सेल ले लिया जिससे आपको और भी अच्छा करेक्ट समझ में आए, ठीक है। तो इसका ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये देखो आपको पता है ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस हमने कौन सा वायर लिया, कंडक्टिंग वायर, मतलब कंडक्टर लिया है। क्यों, तभी तो हमारा बल्ब ग्लो होगा जब हम कंडक्टर को लेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो ये हमारा कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वायर के अंदर पूरे में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगेंगे। हम इसे बहुत ज्यादा जूम कर देंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाएं या मैग्नीफाइंग बहुत बड़ा स्कोप लाएं, तो उससे हम जूम करेंगे। हमने इस वायर को बहुत ज्यादा जूम कर लिया तो हमें इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिखा देगा। मैग्नीफाई कर लिया, बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया, स्कोप से टेलीस्कोप कोई सा स्कोप लिया और उससे हम देख रहे हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनस्कोप से देखते हैंगे तो हम इलेक्ट्रॉनस्कोप से देखें कि हमको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना जूम आउट कर लिया तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो मान लो इस पूरे बार में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इस बैटरी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पूरे बार में हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन से, इस पूरे बार में इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए अभी कहीं भी लगे हैं घूमने। जैसे ही हमने बैटरी की स्विच ऑन कर दी, क्या कर दी, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, तो स्विच को ऑन कर दिया। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इधर करेंगे या फिर इधर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। जैसे कि ये हमारी दो मैग्नेट हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये साउथ पोल, दूसरी तरफ भी हमारे पास सेम मैग्नेट्स हो गई। ठीक है, अब हम जब मैग्नेट को नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल को ले जाते हैं तो हमारी मैग्नेट दूर दूर भगती हैं, और साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट होती हैं। उसी तरीके से ये बैटरी का नेगेटिव और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपेल कर रहे होंगे तो इधर को भग रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे देगा, अब ये वाला इसको धक्का दे देगा, ये वाला इसको धक्का दे देगा, ये वाला इसको धक्का दे देगा, और ये वाला इसको। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगते हैं। ये यहाँ पे इसमें धक्का दिया, फिर इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ऐसे ही मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े रहते हैं, वो एक दूसरे में धक्का देते रहते हैं। तो वो पॉजिटिव से इधर अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल्स की अट्रैक्ट। और इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल से भरा रहता है जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल से भरा रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर कर देता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इस तरीके से हमारे चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसी से तो हमारी जब नेगेटिव इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। तो हमारा करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। अब आप कहोगे करंट पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है, तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से चलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और व्हाट, करंट किस तरफ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। अब समझ में आया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बहती है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि जो करंट है पॉजिटिव से टर्मिनल क्यों बहता है और इलेक्ट्रॉन से वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक क्यों बहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन इस साइड भग रहा है तो हमारा करंट भी तो इस साइड भगना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, इसका रीजन आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। इसलिए बस आपको ये डेफिनेशन तो इतना तो रटना ही पड़ेगा कि जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की, और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किस तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने इतना कुछ आपको समझाया। इतना समझ में आया तो अब हमें इस बैटरी की जगह क्या लेना है, इस बैटरी को तो लगा ही रहना है, लेकिन इस बल्ब की जगह हमको क्या लगना है, केमिकल लेना है। बल्ब भी लेना है, या फिर मान लो हमारे यहाँ पे बल्ब भी लगा रहेगा। अब बल्ब के लगा रहेगा, अब हमको क्या करना है, इसमें एक केमिकल और ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, एक केमिकल ऐड कर लेना है। क्या, यहाँ पे केमिकल। अब हम बात करते हैं हमको कौन सा केमिकल लेंगे, क्या कौन सा केमिकल लेंगे। और आपको एक डाउट हो रहा होगा कि हमने एग्जांपल लिया था, एक साइड लिया था ऑयल था भी और सी वाटर था, दोनों ही लिक्विड थे। बट एक लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी और दूसरे लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, तो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे, जो केमिकल्स को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो इसकी पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इस केमिकल्स में हमारे लिए क्या क्या ऐड करने की जरूरत होगी, इस केमिकल का क्या नाम होगा, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट करो, मैं रफ करता हूं और इनके पॉइंट्स लिख देता हूं, जिससे हमारी वीडियो में ज्यादा टाइम लगेगा। यदि मैं हर एक पॉइंट को लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टर्म्स की, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यदि हमारे लिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो सबसे पहले हमारे लिए इसकी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहली टर्म्स आती है इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डाल लें और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एक ऐसा सब्सटेंस
जब हम उसे पानी के अंदर डाल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, तो उसी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल के लिए जैसे कि नमक, नमक को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड या NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। यदि हम नमक को सोडियम क्लोराइड, यदि हम नमक को किसके अंदर डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, अब वो जब उसके बाद हम उसमें 2 वायर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये जब हमारा बल्ब ग्लो हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा जो नमक है, ये कौन सा सॉल्यूशन, ये नमक क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्योंकि ये भी तो एक सब्सटेंस है। जब इस सब्सटेंस को हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद हमने बाहर से चेक किया कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका भी एग्जांपल लिख सकते हो NaCl है, या फिर लिख सकते हो सोडियम, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा है NaCl, या फिर लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, जो ये कैसे होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। अब देखो इसी का एक पॉइंट और आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, क्या अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डले हैं, तो हम किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यही बोला, अ सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जब हम उसे पानी के अंदर डालें और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे, तो हम उसे बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एग्जांपल बढ़िया सा आएगा, इसके लिए आप लिख सकते हो शुगर। देखो जब हम शुगर को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, उसके अंदर से लाइट पास नहीं करेगी। जैसा कि आप यहाँ एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, आई होप आपने सारा एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा। तो जब हमने शक्कर डाली तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, या फिर हम जब यूरिया डालते तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, कि शक्कर में, शुगर में ग्लो नहीं हो रहा है, इसमें ग्लो हो जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं जिसमें हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक मेटेलिक वायर है। कैसा, एक मेटेलिक वायर है जिसके अंदर से क्या, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर एंटर और लीव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जिसके अंदर से क्या होता है, करंट एंटर या बाहर जाता हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से करंट अंदर जाए या बाहर जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। ये देखो, ये हमारे इलेक्ट्रोड है। ये इसके अंदर से क्या होता है, करंट बाहर जाता है या अंदर जाता है। जिसकी आप जो वायर लोगे, जो मैंने पानी के अंदर वो वायर डाल रहा था, क्या जब मैंने पानी के अंदर मैंने वो वायर डाले थे नमक के, और वो वायर के अंदर डाला तो वो बाहर निकले थे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्यों बोलेंगे इलेक्ट्रोड, इसलिए बोलेंगे हमने उसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। किस सॉल्यूशन के अंदर डाला हमने, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डाला। अब उसके अंदर ये जो वायर थे, अब हम उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे, इनके अंदर से करंट आएगा और जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर दी है हमने, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करती कैटाइन क्या होता है। इसलिए मैंने अभी नहीं बताया था कि शुगर में क्यों हमारा सॉल्यूशन, शुगर में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी और नमक में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी जब हम दोनों को पानी में डाल रही थी। देखो ये बताएगा। देखो कैटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन। कैटाइन देखो, कैटाइन कैसे होती है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने क्या बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे कैटाइन हो गए यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्या, जो हमारे कैटाइन, जो पॉजिटिव चार्ज आयन को ही हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आयन अट्रैक्ट होने लगेंगे। अट्रैक्ट कैसे होने लगे, जैसे कि हमने इसमें नमक ऐड कर दिया तो नमक अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। जैसे कि Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो जो पॉजिटिव होगा ये इसके पास अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव का इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो, ये इस पे जाके अट्रैक्ट होने लगे। क्यों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आप एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो होगा इसके पास अट्रैक्ट करने लगे, और ये होते हैं, इनको ही अमाइंस कहते हैं। तो जो कैटाइन होंगे वो पॉजिटिव, ये देखो ये कैटाइन है, ये पॉजिटिव लगा है, एनाइन है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो एनाइन क्या होते हैं, द नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज आयन को ही हम एनाइन कहते हैं। नेगेटिव यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव, ये एक एनाइन हो गया जो नेगेटिव चार्ज, और ये सोडियम कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आयन हो। अब उसके बाद आता है कैथोड। कैथोड कैसे कहते हैं और एनोड कैसे कहते हैं? देखो देखो, द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी। देखो ये नेमिंग कर दी है, जिसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ये टर्मिनल्स को हम कैथोड और एनोड बोलते हैं। ये जो टर्मिनल्स है ना बैटरी के, ये जो टर्मिनल्स होते हैं, जो वायर होते हैं कॉर्नर साइड के, ये जो जब हम जो सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे थे, जब सॉल्यूशन के अंदर डाला तो एक साइड का हमारा पॉजिटिव था और दूसरी साइड का हमारा नेगेटिव था। तो पॉजिटिव, जैसे कि नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे, और जो नेगेटिव वाले को एनोड बोल देंगे। देखो आप कंफ्यूजन मत होना, एनाइन क्या होता है और कैटाइन में, और एनोड और कैथोड में। देखो एनाइन चार्ज होते हैं, एनाइन क्या होते हैं, हमारे चार्ज होते हैं। कैटाइन, एनाइन, IUN तो मतलब आइंस हैं। आइंस क्या होते हैं, देखो एनाइंस मतलब नेगेटिव आयन, कैटाइंस यानी पॉजिटिव। बस ये कैथोड और एनोड इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, ये टर्मिनल्स होते हैं। ये दूसरे में देखो, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ये बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोल रहा है, कैथोड। और ये जो हम जो पॉजिटिव को, इनको क्यों कैटाइन बोल रहा है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे कैटाइन है। देखो ये हमारे कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज, ये देखो क्यों, ये इस पे अट्रैक्ट हो रहा है। अब आप कहोगे इनको तो इस पे अट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा एनोड और कैथोड के बारे में। मैं एक बार शॉर्ट जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डाल दें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे कि इसके अंदर पूरे में क्या भरा हुआ है, NaCl भरा हुआ है, NaCl डाल दिया इस पानी में, पहले यहाँ पे पूरा पानी था, अब इसमें हमने नमक डाल दिया, तो ये कैसे सॉल्यूशन बन गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे तो नमक अकेला बोलेंगे, सॉल्यूशन मतलब हमने नमक में पानी भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालें पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, तो हम उसे बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे, एक वायर होगा, जो वायर होते हैं ना, जिसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ये है, ये कैसे हमारे इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड है, ये इसके अंदर से जो सॉल्यूशन मिला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो ये इसके अंदर करंट आगे निकल रहा हो, जा रहा हो, आ रहा हो, गा रहा हो, जो भी हो रहा हो, मतलब कि करंट आ रहा है और जा रहा है, तो ये किसका है, तो ये किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। कैटाइन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग रहे होंगे तो यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे, कैटाइंस। दिखते नहीं है पर ये मैंने लगा दिए ना, तो ये हमारे कैटाइंस हो गए। और एनाइंस क्या होंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्जेस चिपक जा रहे होंगे, नेगेटिव मतलब Cl चिपका जा रहे होंगे, Cl नेगेटिव चिपक जा रहे होंगे, यहाँ पे Na पॉजिटिव चिपक रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड किसको कहते हैं, टर्मिनल्स को कहते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलेंगे, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे हम एनोड बोलेंगे। इतना समझ में आया, तो हम आगे बात करते हैं और बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में, कि लिक्विड में कंडक्टिविटी किस लिक्विड में होती है और किस में नहीं होती है, एक बार और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड के बारे में। देखो कुछ लिक्विड ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सॉल्ट के बारे में, नमक को, और एक साइड ली थी मैंने शक्कर यानी शुगर को ली थी। तो हमारा सॉल्ट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले रहा था, बट ये शुगर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। तो क्यों नहीं कर पा रहा था, इसके पीछे की अब रीजन समझते हैं, ठीक है। देखो जो डिस्टिल्ड वाटर है, देखो सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर की कैसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं रहते, जैसे कि नमक नहीं रहता, मैग्नीशियम नहीं रहता, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं रहती एकदम। आपने सुना होगा जो बाजार से बोतल रहते हो, जो ये जो फिल्टर की बोतल रहती हैं, जो फिल्टर की हुई रहती हैं, तो हम क्या कहते हैं उसमें बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं रहते। तो उसमें मिनरल्स नहीं रहते तो क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आप घर पे कभी ट्राई करना, बाजार से एक बोतल लाना पानी की, एक ग्लास में लेना, और आप एक छोटा सा बल्ब जला के देखना बैटरी की मदद से, बैटरी से जाना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट मत करना, ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप छोटी बैटरी से करना, ठीक है। जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, LED वगैरह से छोटे छोटे, उनसे करना।
और ये बैटरी छोटी छोटी बैटरी से करना है, ठीक है। देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जो कि इनके अंदर कोई फ्री इंप्योरिटीज रहती है, इनके अंदर इंप्योरिटीज नहीं रहती, कैसे मिनरल सॉल्ट्स नहीं रहते, तो ये कैसे होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, एक तरीका कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर क्या एक इंसुलेटर है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, आई होप आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जो वाटर, जो पानी की बात करें, जो वेल्स या फिर हम पॉन्ड्स में लेते हैं, मतलब वेल्स यानी कुआं, पॉन्ड्स यानी तालाब में से, तो इनके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब कि इनके अंदर सॉल्ट होते हैं। तो डिजॉल्व्ड इन सॉल्ट, ये कैसे हैं, गुड कंडक्टर है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब मैं इन दोनों के बात में करता हूँ सॉल्ट के बारे में, ठीक है। देखो सबसे एक साइड ये सॉल्ट है। अब देखो नमक को हम इस तरीके देखते हैं NaCl। तो जो नमक होता है ना, ये टूट जाता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयंस में। ये टूट जाता है जब हम इसको पानी में डाल देते हैं। तो ये जैसे ही टूटता है तो ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गए, आयंस में। पहले ये आयंस नहीं थे, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटा तो इसके अंदर क्या आ गए, आयंस आ गए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। उसी तरीके से शुगर का भी एक फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। जब हम इसको पानी में डालते हैं ना तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ये अपने मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं करता, ये एज इट इज बना रहता है। शक्कर में जाने के बाद भी एज इट इज होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब समझ में आया कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये अपने आयंस को तोड़ देता है, नमक अपने आयंस को तोड़ देता है, और जहां पे भी आयंस टूट गए, आयंस निकल आए, तो वहां पर आयंस ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इधर से उधर वो ट्रांसफर करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। लेकिन ये देखो अपने पकड़ के बैठा हुआ है, फिक्स्ड है, इसकी ये अपने आप को क्लोजली टाइट पैक्ड करें, अपने छोड़ ही नहीं रहा। जो चीज छोड़ेगा नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, इनने अपना छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ गया। इसलिए कहते हैं साथ छोड़ना जरूरी है यदि आपको आगे बढ़ना है तो। आई होप ये समझ में आया इतना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, अब थोड़ा सा और डिटेल में टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ये नोट करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब हम किसी भी केमिकल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, या हम किस तरीके से बता सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, यानी कि उस केमिकल में करंट पास हो रहा है। तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला, बबल्स फॉर्म होंगे उसके अंदर, क्यों होंगे, क्योंकि उसके अंदर गैसेस बाहर निकल रही होंगी ना, जिससे उसमें छोटे छोटे से बबल्स फॉर्म होंगे। मैं भी आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, चेंज इन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा बहुत कलर चेंज होने लगेगा। या फिर क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने बताया था ना, इस तरीके से हमारा डब्बा रहता है, इसमें से ये जो दो वायर हम डुबाते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा, मेटल जमा होने लगेगा। इस इलेक्ट्रोड पर मेटल जमा होने लगते हैं, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे लिए जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की दो प्रोसेस पढ़ना है। पहली ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरी पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लाइटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। तो हमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर का रफ कर देता हूं, जिससे आपको मैं और बढ़िया क्लियर तरीके से समझा सकूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये दो प्रोसेस भी मिटा लेता हूं, ठीक है। इतना सा रफ कर दिया मैंने, ये तो मैंने इसलिए लिख दिए थे पॉइंट्स, ताकि आपको क्वेश्चन में पूछने के लिए आ जाएं एग्जाम में, तो आप ये पॉइंट्स को इजीली लिख दो। अब आप अपने रफ बुक में लिख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने अभी जस्ट रफ कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे। ये इस तरीके से हम अपना पहला डायग्राम बनाएंगे। तो हमें ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्या बना लिए, इलेक्ट्रोड्स बना लिए, ठीक है। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स पे ये बैटरी लगी रहती है, इस तरीके से हमने बैटरी लगा दी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से हमारी बैटरी लग गई। हमको पता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हम उसे बोलते हैं कैथोड, तो हम यहाँ लिख देंगे कैथोड। और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और बीच में क्या भरा रहता है, एक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बीच में हमारा कौन सा सॉल्यूशन बढ़ा रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बढ़ा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस की बात करना हैगा कि पहली प्रोसेस क्या होती है। तो पहली प्रोसेस क्या होती है हमारी मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, व्हेन करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज डिकम्पोज द
सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, जैसे ही हमने पास करवाई तो वो क्या कर दे, सॉल्यूशन को डीकंपोज कर दे। डीकंपोज का मतलब तोड़ना, क्या लगने, तोड़ दे, तोड़ना। ये डीकंपोज सॉल्यूशन को कैसे तोड़ दे, जैसे कि हमने क्या डाला, नमक डाला, ठीक है, NaCl डाल दिया हमने सॉल्यूशन के अंदर। ये यहाँ पे पहले इसमें पानी डाला, पानी के अंदर हमने नमक डाला, नमक डालने के बाद नमक डाला, तो अभी तो हमारे आयंस एसिड हुए। जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगी तो इसमें क्या होगा, नमक अलग हो जाएगा और Cl अलग टूट जाएगा, नमक दूर हट जाएगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज, नमक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव क्यों आएगा, इस पे नेगेटिव क्यों आएगा, ये आपको आगे पढ़ना है। आपको तो बस इतना याद रखना, Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, बस इतना, इसे ये अकेला याद रखना है, ठीक है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे बहुत सारे। तो ये सोडियम होगा, हमको पता आएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा, ये एनाइन, ये हमारा एनाइन होते हैं और ये हमारे कैसे कैटाइन है, ये कैटाइन है, तो ये इस पे जाके चिपक जाएंगे। मैंने सब आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइज कैसी, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सॉल्यूशन को डिकम्पोज कर दे, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की पहला मेथड क्या आएगा, जो इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सी मेटल और नॉन मेटल को बना लेती हैं इसकी मदद से। जैसे कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन मेटल को वो किसकी मदद से बना लेती है, इस इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस की मदद से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने बोला नहीं, सोडियम और ये हमारी सॉल्ट समुद्र में कितना ज़्यादा मिलता है, तो हम सोडियम निकाल लेंगे, क्योंकि एक साइड हमारा सोडियम जमा होगा, दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, कैल्शियम जमा हो रहा है। तो इस प्रोसेस की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल्स को बाहर निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बढ़िया है, देखो क्या कर सकते हैं, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स। अब देखो जो इम्प्योर मेटल्स रहते हैं ना, तो इम्प्योर मेटल्स को भी हम प्योर कर सकते हैं, एकदम प्योर मेटल्स कर सकते हैं। इस जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि किसी का प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही प्रिंसिपल है, एक पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा पॉइंट है, इलेक्ट्रो प्योरीफाइंग, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। जैसे कि देखो हम किस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा मैं ये रफ करता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या होता है, देखो हमेशा इम्प्योर मेटल रहता है, इधर रहता है, ये हमारे जिस तरफ एनोड रहता है ना, एनोड की तरफ हमने एक इम्प्योर मेटल ले लिया, एक इम्प्योर, जैसे कि हमने कॉपर ले लिया। अब कॉपर का हमें एक वायर बनाना है, देखो इम्प्योर कॉपर तो एक वायर नहीं बन पाएगा कॉपर, तो हमें एनोड पे हमेशा वो क्या लेते हैं, इम्प्योर मेटल क्या, इम्प्योर कॉपर ले लिया, और इस साइड पता है वो एक पतली सी लेयर पेल्सी लगा देंगे प्योर कॉपर की, बहुत पतली सी, बिल्कुल पतली सी लेयर लगा देंगे, यहाँ पे एक कॉपर की पतली सी रॉड लगा देंगे, ठीक है। ये कौन सी हुई, क्या तौर पे, हमेशा प्योर कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर लगा देंगे। अब क्या होगा, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसमें से सामान टूटेगा तो इसके अंदर कॉपर के पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे, तो पॉजिटिव वाले तो इस पे जाके चिपक जाएंगे, तो ये प्योर कॉपर, यहाँ से हमको इस तरीके से प्योर कॉपर मिल जाता है। अब समझ जाए, रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब ये इस तरीके से प्रोसेस से निकाली जाती है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है, बाकी का आपको 10th में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिक की, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लास्टिक क्या होता है, तो पहले आप ये पॉइंट नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, और साथ ही साथ में हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और एक्सपेरिमेंट को इसके बाद मिल जाएगा, ठीक है, जिसके पढ़ाने के बाद मैं एक्सपेरिमेंट डाल दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ लेयर ऑफ एनी मेटल टू द अनदर मेटल बाय पासिंग इन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम एक मेटल की पतली सी लेयर दूसरे मेटल पर चढ़ा दें तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि हमारे पास आपने देखा होगा जो ज्वेलरी से आती है, नकली गोल्ड लगा रहता है, कहते हैं नकली गोल्ड की है, तो उनके ऊपर क्या एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, गोल्ड की पतली सी लेयर लगा देते हैं, तो वो दिखाई कैसे देती है, वो कैसी दिखाई, ऐसा लगता है वो प्योर गोल्ड की हो बाहर से देखने में, लेकिन अंदर तो पता चले उसके अंदर लोहा है या फिर कॉपर है या फिर हो सकता है पीतल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर से वो सिल्वर और गोल्ड जैसी लगती हैं।
तो वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी तो हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी जो ज्वेलरीज वगैरह लाती हैं, कुछ नकली लाती हुई, तो उन ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देती हैं गोल्ड की, बहुत ज़्यादा पतली सी लेयर। तो इसी को कहते हैं, वो किस मदद प्रोसेस की वजह से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग की वजह से, प्लेटिंग की वजह से। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इस तरीके से ये पूरा सिस्टम रहता है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये देखो, ये दो हमारे के, और हमें क्या इस साइड हमें मान लेते हैं ये होगा हमारा, इस साइड मान लेते हैं हमारा आयरन है। ठीक है, इस साइड ले लिया हमने गोल्ड ले लिया, देखो गोल्ड ले लिया। ठीक है, और ये हमारा हमेशा कैसा होगा, एनोड। तो ये इसका गोल्ड के कुछ पार्ट टूट 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 के इसमें गिरेंगे, और यहाँ से गिरने के बाद इस पर चिपक जाएंगे, इस लेयर पे चिपक जाएंगे। तो ये जो आयरन का है, तो हमको कैसे दिखाई लगेगा, कैसा लगेगा कि ये पूरा आयरन कैसा, बाहर से तो कैसे दिखने में लग रहा, गोल्ड लगने लगा। असल में वो पता किसका होगा, गोल्ड नहीं हो, अंदर से तो लोहा होगा, बस एक पतली सी लेयर बाहर से गोल्ड की लग जाएगी, जो कि हम अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। अब आया समझ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। जब एक मेटल के ऊपर क्या बोलते हैं, यदि हम एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पर चढ़ा दें पतली सी, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके कुछ हम यूजेस भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या यूज आ सकते हैं। डेकोरेशन की पर्पस में आ सकता है, जैसे कि हमने बताया गोल्ड और सिल्वर की प्लेट लगा देते हैं हम किसी भी चीज़ के ऊपर, डेकोरेशन की पर्पस के ऊपर उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर बेस मेकर्स डेकोरेटिव, जो फ्लावर है उनके पास एक गोल्ड की पतली सी लेयर लगा देते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन की मतलब से जंग भी हम बचा सकते हैं। जैसे कि आयरन जो आपके घर में दिखते हैं, पानी का नल होता है, वो असल में प्योर नहीं, उसके अंदर क्रोमियम मिला होता है। क्या मिलाता है उसमें, क्रोमियम लगा रहा था। क्रोमियम को इतने जल्दी उस पर स्क्रैचेस नहीं आते, बहुत हार्ड आते हैं, तो वो लोहा स्टील के ऊपर थोड़ी सी क्रोमियम की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से क्या आता है, उस पर स्क्रैच नहीं आते हैं। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग, ये भी हम करवा सकते। रिपेयरिंग फाइनरीज मशीन पार्ट्स, देखो जो मशीन्स के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, जैसे कि आपके मोबाइल लगा, मोबाइल के अंदर मशीन्स के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर एक प्लेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, एक प्लेटिंग कर दी जाती है, एक लेयर चढ़ा दी जाती है पतली सी, एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या होना, जिससे क्या वो खराब नहीं हो पाती है, इसकी मदद से रिपेयर कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यही था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाकर एक वीडियो देखो, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पूरे डिटेल से और समझाया मैंने वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी जा देख सकते हो। देखो उसमें मैंने आपको क्या बताया, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, मैंने उसमें एक बार और सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।